हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बेसिक को हम समझ चुके हैं। साथ ही साथ हमने वहां पे एक एनर्जी के बारे में भी बात की थी, वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम थोड़ा सा पावर के बारे में भी जानेंगे। तो अगर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में समझा था, जिसमें हमने 3 तरह के वर्क को देखा था। एक था हमारा पॉजिटिव वर्क, एक था हमारा नेगेटिव वर्क और एक था हमारा वहां पे जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब हो रहा था? जब हमारी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी। नेगेटिव वर्क डन हमारा तब हो रहा था जब हमारी फोर्स की डायरेक्शन सेम थी और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट, या फिर फोर्स की डायरेक्शन जो थी वो हमारी अलग थी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी? अलग थी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा था तो वहां पे हम ये कह रहे थे कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? नेगेटिव वर्क डन के बराबर है। उसके बाद हमने वहां पे जीरो वर्क डन में एक फॉर्मूला देखा था जो बराबर था एफ एस कॉस थीटा के। यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो जीरो इस वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्क फोर्स है वो 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा था और कॉस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? जीरो की। और पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बात की थी, मैकेनिकल एनर्जी की। और मैकेनिकल एनर्जी का हमने वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो बराबर था किसके? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। और हमने वहां पे काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी पूरा क्लियर करा था और जिसका फॉर्मूला हमें क्या याद है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक, क्या क्या हमने वहां पे कंप्लीट किया था। अब अगर हम आज के लेक्चर के बारे में डिस्कस करें कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझेंगे, लास्ट में हम पावर को समझेंगे और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और सबसे पहले है हमारे इसमें टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी जो मोशन की वजह से हो रही थी। वैसे ही हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो किसकी वजह से हो रही है? उसके पोजीशन या फिर पोजीशन की चेंज या शेप की चेंज होने की वजह से होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वो एनर्जी जिसकी वजह से उसकी पोजीशन में चेंज हो, उसकी शेप में चेंज हो, वो हमारी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। वाटर कैप्टिंग डैम, जो भी हमारे डैम में वाटर वगैरह होते हैं, मतलब जो पानी होता है डैम के अंदर, इट कैन रोटेट टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। मतलब जो डैम में वाटर होते हैं, बांध के अंदर पानी वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ग्राउंड के कुछ पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते हैं। सेकंड दे रखा है वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार। इसमें हम क्या करते हैं? जब हम स्प्रिंग को वाउंड अप करते हैं किसी कार, एक टॉय कार है, जब उसके स्प्रिंग को वाउंड अप करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन जैसे जैसे वो रिलीज होती है, वो स्प्रिंग खुलना शुरू करती है, तो उस कंडीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है और जिसकी वजह से जो हमारी टॉय कार है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो। मतलब जो हमारे पास ये धनुष होता है उसकी जब हम स्ट्रिंग को बेंड करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। पहले जो हमारी स्प्रिंग थी, मानो वो स्ट्रेट पोजीशन की थी, लेकिन जैसे ही हम उसमें एरो को लगाते हैं, एरो की मदद से क्या होता है? उसकी स्ट्रिंग की शेप चेंज हो रही है। तो यही बोला गया है बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप डिफॉर्मेशन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल शूटिंग ऑन एरो। देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया गया है
इसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है देखो, इसमें एक चीज बोली गई है, ये कहा गया है कि जब हमारा मानो हमारे पास एक धनुष है और इसकी ये स्ट्रिंग लगी है, ये स्ट्रिंग क्या है, अभी नॉर्मल पोजीशन पर है, लेकिन जैसे ही जब इसमें हम एरो को फिट करते हैं, एरो के फिट करने से क्या होता है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस पोजीशन पर आ जाएगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। और उसके बाद जब हम इसको रिलीज कर देते हैं तो ये हमारी स्ट्रिंग इस पोजीशन से हट के नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आती है। और ये जो तुम्हारा एरो है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब जो तुम्हारी स्ट्रिंग स्ट्रेट थी उसकी शेप चेंज हुई और वो कर्व हो गई। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से हमने पोटेंशियल एनर्जी को हटाया, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चली गई, एरो के अंदर, और किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो तुम्हारा एरो है वो मूव करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, मतलब अगर हमारा मास ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, ज्यादा। और अगर हमारा मास कम तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है। दूसरा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट के। सेम कॉन्सेप्ट, हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अगर हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, कम। तो ये हो गई हमारी इसकी रिलेशन की पोटेंशियल एनर्जी और मास में क्या रिलेशनशिप है, और पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के क्या साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देखो, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या करता है, ये चेंज करता है शेप से, है ना। चेंज शेप करता है, तभी तो वो वाला हमारे पास एग्जांपल आया था। इसको हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर द, मतलब ये बोलते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जितना ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे, यानी ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, उसको जितना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे और उसको जितना ज्यादा हम बेंड करेंगे, जितनी बेंडिंग करेंगे, उससे उतना ही ज्यादा हमारी क्या होगी, मोर इज उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी क्या देखने को मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी मास पर डिपेंड होता है, मास ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, मास कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। उसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से हमारी किसी बॉडी की शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब जितना ज्यादा कोई भी बॉडी ट्विस्ट करेगी, बेंड करेगी या स्ट्रेच करेगी, उतनी ही ज्यादा उसको क्या देखने को मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आज की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हाइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट पर है और हमें क्या निकालना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एक बॉडी को हम मानेंगे जिसका मास m है और वो h हाइट पर रखी है सरफेस से। ठीक है, ये होगी हमारी एक सरफेस। इस सरफेस से ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है। अब हम यहाँ पे ये कहेंगे, ये जो m है वो सरफेस से h हाइट पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस बॉडी इस मास m पर क्या लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी।
जो किसके बराबर होगी, m इंटू में g के, ठीक है। और ये फोर्स किसकी वजह से लगी है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल पुल। क्या मतलब, जिससे जो हमारा अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू में g। और एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हमें वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के। तो वर्क बराबर हो गया एफ इंटू में, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, एम जी। और एच हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो सरफेस पे रखा था, सरफेस से वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ है, यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो जो यहाँ पे वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, एम जी एच के। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी वर्क डन हुआ है बॉडी के ऊपर, वो कौन सा वर्क डन है, वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल से आता है, क्या है वो, एम जी और एच। जहाँ पर ये जो हमारी जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर थर्ड। क्या बोला गया है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द अर्थ, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सरफेस से एक बॉडी है, उसको ऊपर कितनी हाइट तक, 6 मीटर हाइट तक रेज किया गया है, उठाया गया है, जिसका मास कितना है, 10 kg। और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द बॉडी कितना हुआ, 10 kg। हाइट अबव द अर्थ, अर्थ से वो कितना ऊंचा है, 6 मीटर। अगर हम यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, वो कितना है, एम जी एच। मास हो गया 10, जी की वैल्यू को हम 9.8 ना रख के यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 600 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी एनर्जी की अब होगी काया पलट। अगर इसको, अगर हम बेसिक से समझे या फिर ये बोले कि इसको इजी लैंग्वेज में करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी क्या होता है, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नाम से याद हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना, यानी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज कराना, दूसरी फॉर्म में चेंज कराना, क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि हम उसे समझ सकें। देखो क्या बोला गया है, सबसे पहला एग्जांपल, अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट हैज एंटायर पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टोन है, मान लो एक स्टोन है, उसे कुछ हाइट पर है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम उसे नीचे फेंकेंगे तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रही है।
तो क्या होगा, बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा तो वही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोन की वो कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग, हाइट कम होने लगेगी और वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे जैसे उस स्टोन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वैसे ही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करने लगेगी, बढ़ेगी। और लास्ट में क्या बोला गया है, एट द टाइम स्टोन रीचेस द ग्राउंड, जैसे ही तुम्हारा जो स्टोन है वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया, कोई हाइट पर है ही नहीं। कोई डिस्टर्ब मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से एकदम चिपक गया, उसको कोई हाइट नहीं है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। लेकिन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होने का रीजन ये है कि वो बहुत हायर वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड पे आकर स्टक किया है। its entire potential energy is transformed into kinetic energy, मतलब जो स्टोन की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी जब वो हमारा हाइट पर था, वो ग्राउंड पे आते ही किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गई है। वो कौन सी एनर्जी का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है स्टोन की वो किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। सेकंड एग्जांपल क्या है, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, वो किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और वो दोबारा किसमें चेंज होगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे हम एनर्जी की फॉर्म्स को चेंज करते चले आ रहे हैं। थर्ड इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो हमारा थर्मल पावर हाउस होता है उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है कोल की, वो चेंज होती है हीट एनर्जी में, उसके बाद दोबारा से विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब देखो, जो थर्मल पावर हाउस में उसमें कोयले की वजह से कौन सी एनर्जी बन रही है, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हीट एनर्जी। उसके बाद वो हीट एनर्जी दोबारा किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पर बस ट्रांसफॉर्मेशन होता चला आ रहा है किसका, एनर्जीज का। उसके बाद प्लांट्स का एग्जांपल दे रखा है। प्लांट्स में सोलर एनर्जी, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। और केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स को देखा है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कहना है, देखो अभी हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या देखा कि जो हमारी एनर्जी है वो मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जब हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है तो क्या वो एनर्जी बढ़ती घटती है, नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि जब हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो जो भी उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जब भी हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी तो उस कंडीशन में जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ना ही एनर्जी हमारी बढ़ेगी ना ही एनर्जी हमारी घटेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद होगा तो उसमें हमने यहाँ पढ़ा था क्या, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से एनर्जी का भी रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी एनर्जी हमारी पहले थी उतनी ही एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी देखने को मिलेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहने वाली है।
मतलब एनर्जी ना ही हमारी बढ़ेगी, ना ही हमारी घटेगी। तो इसका स्टेटमेंट हमें क्या याद रखना है, या फिर ये बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मंत्र क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज बोली गई, ऑल थ्रू सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। बोला गया है कि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो सकती है कन्वर्जन के दौरान पे, लेकिन जो हमारी ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो हमेशा कैसी होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ना वो बढ़ेगी ना ही तो वो घटेगी। अब दे रखा है हमारे पास इसमें टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल की कंडीशन दे रखी है। फ्री फॉल की कंडीशन में देखो, मानो हमारे पास यहाँ पे एक बॉल गिवन है, ठीक है। बॉल क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, फॉलिंग डाउन। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास बॉल्स गिवन है जो क्या कर रही है, फ्री फॉल की कंडीशन पर है, यानी नीचे की तरफ फॉलिंग डाउन हो रही है। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल के बारे में बात करेंगे और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम दोनों की एनर्जी का सम करके बॉल के टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहले माना हमारी जो बॉल है वो ए पोजीशन पर है, उसके बाद बॉल हो गई हमारी बी पोजीशन, देन सी, उसके बाद डी, और लास्ट में हो गई हमारी ई पोजीशन पे, ठीक है। ई पोजीशन पे आते ही जो हमारी बॉल है वो ग्राउंड पे एकदम स्टिक हो जा रही है, हिटिंग द ग्राउंड। देखो, अब क्या होगा, माना जो हमारी ये जो ए वाली बॉल है वो हाइट पर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 20 जूल है फॉर एग्जाम्पल। और इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 जूल, क्योंकि वो रेस्ट पर है और कुछ हाइट पर है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हाइट क्या हो रही है, पहले ए की हाइट हमारी इतनी थी और अब बी की हाइट क्या हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है मानो वो कम होगी, कितनी हो गई, 15 जूल। लेकिन जो हमारी बॉल है वो मोशन पे आई, तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, 5 जूल। अगर हम फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी के बारे में बात करें तो वो कितनी होगी, 20 + 0 यानी 20 जूल।
बी वाले केस में अगर हम जोड़ें 15 प्लस 5 तो टोटल कितनी हो गई, ये भी 20 जूल। सी वाले कंडीशन में देखेंगे कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो और कम होगी, और कम होके वो कितनी हो गई 10 जूल। और काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी क्योंकि बॉल किसमें आना स्टार्ट होगी, मोशन में। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई हमारी 20 जूल। इस कंडीशन में भी डी वाली कंडीशन में देखेंगे कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और कम होती चली जा रही है, तो यानी ये कितनी बचेगी 5 जूल। और काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ के कितनी हो गई माना 15 जूल। तो दोबारा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 15 प्लस 5 टोटल कितने जूल हो गई 20 जूल। ई वाले केस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड से बिल्कुल भी हाइट पर प्रेजेंट नहीं होगी। और वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोले तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी 0 + 20 टोटल कितने जूल आ गया 20 जूल आ गया। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉल की फ्री फॉल के कंडीशन में सबसे स्टार्टिंग में तो वो हाई रहेगी, लेकिन जैसे ही वो बॉल नीचे ग्राउंड पर आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है मैक्सिमम। लेकिन नीचे ग्राउंड पे आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी हाइट पर कैसी है मिनिमम है, लेकिन ग्राउंड पर आते ही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये हमारे फ्री फॉल के केस में एनर्जी का कंजर्वेशन दिखा रहा है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी बॉल की पहले मैक्सिमम थी, लेकिन ग्राउंड पे आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी मैक्सिमम हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये एनर्जी का कंजर्वेशन दिखाया गया है फ्री फॉल की कंडीशन में। तो यहाँ पे हमने बॉल के फ्री फॉल के कंडीशन में देखा जिसमें हमने बॉल के मास को क्या लेट किया था एम लेट किया था। और उसी बॉल मास एम को हाइट एच से हमने क्या करा था रिलीज करा था। तो जिसकी वजह से जो उसकी वर्क डन हो रहा था वो क्या हो रहा था mgh, या फिर ये बोले जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर आ रही थी mgh के। और साथ ही हम एक चीज ये नोटिस कर रहे थे कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हर कंडीशन में 20 जूल आ रही थी, यानी कैसी हो रही थी कांस्टेंट। तो इससे ये भी पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और बट वो हमेशा कैसी रहेगी कांस्टेंट रहेगी अगर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। अगर यहाँ पे हम एक चीज और देखिए जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी mgh और काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी है बार बार क्या आ रही थी 20 जूल आ रही थी, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी mgh प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें पावर। पावर क्या होता है तो देखो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मतलब कितनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ है हमारा उसी को हम क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन कितने एनर्जी का कंजप्शन हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा पावर, ठीक। पावर को हम ये भी बोल सकते हैं इसको अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें तो पावर हमारा बराबर होता है कितना वर्क डन हमने किया है कितने टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि कितना वर्क डन हमने कितने टाइम ड्यूरेशन में किया है वही हमारा बताते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी की कंजप्शन हुई है। तो वर्क डन को अगर हम W से डिनोट करें और टाइम को T से डिनोट करें और पावर को हम डिनोट करते हैं किससे T से, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पावर किसके बराबर हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम।
अगर हम पावर की एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट ऑफ पावर वो क्या होगी? देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है हमारी? सेकेंड। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। और वॉट। वॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एक वॉट को अगर हमसे कोई डिफाइन करने को पूछे कि डिफाइन एक वॉट, तो हमें वहां पे ये बोलना है कि एक जूल एनर्जी हमने खर्च करी कब? एक सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड में हमने 1 जूल एनर्जी का कंजप्शन करा। उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हुई? जूल पर सेकेंड और वॉट। तो हमें मोस्टली कौन सी वाली याद रखनी है? ये वॉट वाली पावर की यूनिट को याद करो। अगर हमसे कोई एवरेज पावर के बारे में पूछे कि अब बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज पावर कितना है, तो वहां पे एवरेज हम क्या करते हैं? टोटल सम्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन, जितना भी हमने वर्क डन किया है वो, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल कितना हमने उस वर्क डन को करने में टाइम लिया है। तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? किसी भी बॉडी का एवरेज पावर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं उनकी क्या पावर होती है? जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जिनको हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो क्या बताते हैं? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट। मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर की जो पावर की सप्लाई है वो हमें ये बताती है कि कितनी एनर्जी उस गैजेट ने यूज करी है। एक वही हमारी क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। अगर हम यहीं से इलेक्ट्रिकल गैजेट के हिसाब से पावर की बड़ी यूनिट के बारे में बात करें, बिगर यूनिट ऑफ पावर, तो वो क्या होगी? देखो, जैसे एनर्जी की बिगर यूनिट क्या थी? किलो जूल। वैसे ही हमारी जो पावर है उसकी बिगेस्ट यूनिट क्या है? वो है हमारी किलो वॉट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के डब्ल्यू से। तो देखो, 1 किलो वॉट किसके बराबर होता है? 1 किलो वॉट होता है बराबर हमारे 1000 वॉट के। इसी को हम 1000 वॉट भी बोल सकते हैं और इसी को हम 1000 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी पावर है, हमें उसकी बिगेस्ट यूनिट को याद रखना है, वो कितनी है? 1 किलो वॉट। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1000 वॉट के बराबर। यानी 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1 किलो वॉट में हमारे 1000 वॉट देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? एग्जाम्पल में ये बोला गया है, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी है जो कितने जूल वर्क, यानी 20 जूल वर्क को 5 सेकेंड में करती है। तो बताओ उससे पावर कितनी है? तो पहले हम लिखेंगे कि वो वर्क डन कितना कर रही है बॉडी। तो वर्क डन हो गया हमारा इसमें कितना? 20 जूल। और जो उसको टाइम लग रहा है वर्क डन को करने में, यानी टाइम टेकन, वो कितना है?
5 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से पावर निकाले, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी पावर हो गया हमारा 20/5 जूल पर सेकेंड। कैंसिल होके जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 जूल पर सेकेंड और 4 वॉट। नेक्स्ट बारी आती है हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो, जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हमारी जूल है वो बहुत छोटी एनर्जी है किसकी, बहुत छोटी यूनिट है किसकी, एनर्जी की। एंड इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज इट वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन इन्वॉल्व। देखो जो हमारी जूल हैगी वो ऐसा यूनिट है एनर्जी की, लेकिन बहुत छोटी यूनिट है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी हो तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो जूल है वो मतलब ठीक नहीं होगा एनर्जी को मेजर करने के लिए। तो हम कमर्शियल पर्पस में क्या करते हैं, एनर्जी की बड़ी यूनिट को लेते हैं, वो क्या है, किलो वॉट आर, यानी KWH। पावर की बड़ी यूनिट क्या हो गई, किलो वॉट, लेकिन एनर्जी की जो बिगर यूनिट है वो क्या हो जाएगी, किलो वॉट आर। तो अगर हम 1 किलो वॉट आर के बारे में बात करें तो ये बोला गया है 1 किलो वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। 1 किलो वॉट हमारी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करता है, खर्च करता है, जब वो 1 किलोवाट पावर को यूज करता है, क्या वो 1 घंटे के अंदर। तो ये हुई हमारी 1 किलोवाट यूनिट, 1 किलोवाट आर यूनिट। देखो जो ये 1 KWH है यानी 1 किलोवाट आर यूनिट है, ये हमारे जो बिजली के बिल आते हैं उसमें भी मेंशन होता है। तो 1 किलोवाट यूनिट क्या होता है कि जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट पावर को यूज करता है 1 घंटे के अंदर, तो उससे हमारी 1 किलोवाट अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है। अब हमारे पास यहाँ दे रखा है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल, मतलब जो हमारा KWH और जूल के बीच में रिलेशन है उसको बता रखा है। किलोवाट आर हो गया हमारा KWH और जूल हो गया हमारा जी। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, देखो, 1 किलोवाट आर बराबर होगा 1 किलोवाट फोर 1 आवर्स। यही तो हमने पढ़ा कि 1 किलोवाट और किसके बराबर होते हैं कि जब हम 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे में यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के, ठीक है। 1000 वॉट का हम यूज कर रहे हैं कब, 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर। साथ ही साथ अगर हम देखें 1000 वॉट तो ये हो ही गया, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, वहां पे होते हैं हमारे 3600 सेकेंड्स। अब ये 3600 कैसे आए, देखो 1 आवर के बारे में बात हो रही है, और 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अगर उसी मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 3600 सेकंड आ जाएंगे। अगर हम इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 किलोवाट हमारा बराबर होता है 36,000 जूल्स। मतलब ये हो गया हमारा 36 लाख जूल के बराबर होता है क्या, हमारा 1 किलोवाट। इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू में 36 × 10⁵ अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ कहीं कहीं पे हम यहाँ पे इसको 1 किलोवाट आवर को 3.6 × 10⁶ जूल भी मेंशन करते हैं। तो ये हो गई हमारी किलोवाट और जूल के बीच में रिलेशन। ये हमारा एमसीक्यू पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट तीनों पॉइंट्स हैं, जिसमें किलोवाट आर की यूनिट दे दी जाएगी, या तो वो हमारे से विदाउट डेसिमल फॉर्म में भी पूछ सकता है और वो विद डेसिमल फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो हमें याद होनी चाहिए कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, 3.6 × 10⁶ जूल। साथ ही साथ 36 × 10⁵ जूल और 36 लाख जूल, ये सारी वैल्यूज हमारी किसके बराबर है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है।
अब इस कमर्शियल यूनिट का यूज करते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? अब बल्ब ऑफ 60 वॉट, बल्ब की पावर दे रखी है कितनी है? 60। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल्स टू में 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर्स। कितने टाइम के लिए यूज हुई है? 6 आवर्स के लिए यूज हुई है। हाउ मेनी यूनिट्स किलो वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, मतलब हमें एनर्जी निकालनी है, लेकिन कितने किलो वॉट में? देखो, अगर 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट में हमारे कितने वॉट हैं? 1000 वॉट हैं। तो 1/में 1000 किलो वॉट होंगे 1 वॉट के अंदर। अब हमारे पास ये 60 वॉट है, 60 वॉट को किलो वॉट में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 1000। अब हमसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है हमारी कितने, कमर्शियल एनर्जी क्या होती है? हमने कितने पावर को कितने टाइम के लिए खर्च किया, यानी पावर इंटू में टाइम। पावर की वैल्यू कितनी है? 60/1000 इंटू में 6। यहाँ से हम क्या करेंगे? 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36/360/1000। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब हम ऊपर पॉइंट को डेसिमल लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.36 किलो वॉट आर। यानी इतना हमारा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर होता है हमारा वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर फिनिश। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बारे में बात करी? आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करा, जिसका फॉर्मूला था हमारा mgh। लास्ट में हमने फिर एनर्जी के बारे में और देखा कि जो हमारी एनर्जी है वो कमर्शियल लेवल पे कैसे यूज होती है। उसके साथ साथ हमने पावर को डिस्कस करा, जिसमें हमने पावर के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, पावर की यूनिट के बारे में पढ़ा। और वन ऑफ द मोस्ट आज के लेक्चर का हमने 1 किलो वॉट यूनिट के बारे में पढ़ा, वो जो किसके बराबर थी? 3.6 इंटू में 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 जूल्स। तो आज के लेक्चर में हमने एकदम छोटे छोटे से कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कराए, और हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर को हमने अच्छे से समझा, उसके सारे टॉपिक्स को कवर करा। अब हम अपने फिजिक्स के लास्ट चैप्टर यानी साउंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ से हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का जो जितने भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, साउंड में, आगे की अपने फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं।